इंटरफेरेंस के लिए आप क्या यूज करते थे? देयर वे टू स्लिट्स वर यूज्ड टू two slits were used as coherent source, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्रैक्शन में वन ओपनिंग is used as coherent source. उसके बाद सेकंड, bright fringe are of same intensity, ठीक है। इसमें क्या था, the intensity of successive bright fringe decreases, ठीक है। उसके बाद fringes may or may not be of same width, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिंजेस सेम width की हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, बिकॉज देखो तुमने जो पढ़ के रखा ना वो स्टैंडर्ड था। अब इसमें और भी पता है बहुत सारे तरह की होती है। मान लो कि अगर हमारे सोर्स ऑफ लाइट अगर ऐसा है S1 S2, हमने ऐसा रखा था ना, S1 ऐसा S2 ऐसा, तो स्क्रीन को हमने ऐसा रखा। ये वाला सेटअप भी हम पढ़ेंगे अपने एंट्रेंस वाले टॉपिक में, लेकिन इस सिचुएशन में फ्रिंजेस की विड्थ सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ऐसा वाला रखा था S1 S2, ठीक है, ऐसा रखा था हमने स्क्रीन, इसमें फ्रिंजेस की विड्थ सेम आती, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रिंजेस आर नेवर ऑफ सेम विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंजेस इसमें क्या ब्राइटनेस की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया इसके। अच्छा, इसमें डिफ्रैक्शन में ओपनिंग वन होती है, लेकिन सोर्सेज कैसे होते हैं, सोर्सेज इसमें इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि ओपनिंग का साइज कंसिडरेबली बड़ा होता है, इसलिए सोर्सेज कैसे हो जाते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ लिख देना हैज इनफाइनाइट सोर्स। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना, थोड़ा सा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन के हम लोग आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इस जो जो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पूरे के पूरे कराऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोग को आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ताकि तुम एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो तुमको अपने आप सारा का सारा आइडिया मिल जाएगा। और बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं इसके। बोला गया कि अ, एक सवाल ऐसा है कि सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैं एक खाली आइडिया दे करके छोड़ दूंगा इसका। YDSE का एक्सपेरिमेंट है, हमें दिया गया है कि स्लिट्स आर सेपरेटेड। देखो जब भी लिखा हो ना स्लिट्स आर सेपरेटेड, तो वहां पे लिख दो स्मॉल डी। स्लिट्स सेपरेशन का मतलब कैसे हम लिखते हैं, हम लोग उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, 0.28 mm। बोला कि एक स्क्रीन है जिसको प्लेस किया गया है 1.4 मीटर अवे,
तो 1.4 मीटर अवे, तो यहाँ पे जब स्लिट का और स्क्रीन का डिस्टेंस बोला जाता है, सिंबल कैपिटल डी यूज करो एंड 1.4 मीटर लिख दो। बोला गया कि जो फोर्थ फ्रिंज है, ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रिंज जो है ना, उसका डिस्टेंस है सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर। तो ये फोर्थ फ्रिंज का डिस्टेंस है। डिटरमाइन द वेवलेंथ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू n लेमडा इनटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, क्योंकि हमको बोला कि फोर्थ ब्राइट है ये। फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो y की वैल्यू क्या हमारी 1.2, सबको चेंज कर दो, एक काम करो मीटर में चेंज कर दो। 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, कौन सा नंबर है ये? फोर्थ ब्राइट है, तो 4। लेमडा कितना हमारे पास वेवलेंथ है, वो निकालना है अपने को। ठीक है, ये डेटा दिया गया स्मॉल डी कैपिटल डी, एन कौन सा फोर्थ है, उसकी हाइट कितनी 1.2, तो बताओ लेमडा क्या होगा? 4 इंटू लेमडा, व्हाट इज लेमडा हियर, अननोन है, इंटू कैपिटल डी कितना 1.4 मीटर है, बाय स्मॉल डी कितना 0.2 mm है। 1 mm कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाता है 10⁻⁻1 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻², ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस इस पे करना क्या है, खाली इसका आपको कैलकुलेशन करना है। और जब कैलकुलेशन करो ना, तो कैलकुलेशन करने का ट्रिक क्या होगा तुम्हारा, कि जितना भी नंबर है ना अदर देन पावर ऑफ 10 को अलग रखो। 1.2 इंटू 0.28 इंटू 10⁻³ बाई 4 इंटू 1.4। ठीक है, इसको ये कटेगा 4 3 12, 0.3 से। ठीक है, ये मैं देखो अगर ये 14 2 28 हो जाएगा, तो ये कटेगा 0.2 से। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, ये 0.6। ठीक है, 0.06 इंटू 10⁻³ मिस्टेक हुई ना हुई 1.2, अच्छा 10⁻³ के ऊपर, यहाँ पे 10⁻² पहले से था ना, ये कितना हो जाएगा 10⁻5। ये तुमको ना थोड़ा सा कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमको ना यहाँ पे दो एक फॉर्मेट हमको नैनोमीटर वाला यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ रहा है मीटर में। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे सवाल अगर आते हैं ना, तो स्टैंडर्ड अपनी बुक में जब देखोगे ना आंसर, तो वो आंसर जनरली एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर में। लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, वो लिखते हैं 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, ऐसा। बिकॉज एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा नंबर चला जाता है, 6000 7000, तो 300 400 लिखना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर में। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 0.06 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10⁹ नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्शन याद रखना है, बहुत कॉमन कन्वर्शन है, अधिकतर हमारे सामने आता है, इसलिए ये फॉर्मेट को हमेशा याद रखना है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 0.06 इंटू 10⁻⁴ नैनोमीटर, ये हमारा हो जाएगा 6, फिर 2 जीरो यूज हो जाएंगे, 600 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, सिंपल सवाल था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, इसको फटाफट नोट कर लो।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला था YDS एक्सपेरिमेंट क्या किया, YDS यूज किया जा रहा है इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब मोनोक्रोमेटिक की बात आती है तो समझ जाओ सिंगल कलर की लाइट। उसकी वेवलेंथ हमको दी गई है लैम्डा। पता क्या कि स्क्रीन पे हमने देखा कि सेंटर पे द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। मतलब ये यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, पी पर 0। एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया जहां पर जाकर के लाइट का जो पाथ डिफरेंस आता है ना, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, जो एक्स्ट्रा पाथ है ये कितना है यहाँ पे, यहाँ पे लेमडा का है, ठीक है। यहाँ पर अगर पहुंचते हैं एक्स पॉइंट पे तो कितना पाथ डिफरेंस यहाँ पे, लेमडा का पाथ डिफरेंस है। वेवलेंथ कितना है लेमडा है, और पी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कितना आता है पाथ डिफरेंस लेमडा का आता है। और यहाँ पे इंटेंसिटी नापी गई लाइट की के आती है एट पाथ डिफरेंस लेमडा। इंटेंसिटी कितनी है, के, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया कि अगर पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाय 3 होता, यहाँ पे लेमडा बाय 3, ठीक है, तो बताओ वहां पे इंटेंसिटी क्या होती। एट पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 3 इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगी। मान लो इंटेंसिटी यहाँ पे एक्स होती है, एक बार के लिए ये एक्स हमको निकालना है, किसके टर्म्स में निकालना है, के टर्म्स में निकालना है। तो एक बात तो यहाँ पर क्वेश्चन को क्लियरली देखें तो हमको यहाँ पे इंटेंसिटी की बात अगर आ रही है तो हमको यहाँ पे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं मेंशन किया गया, मतलब यहाँ पर दोनों लाइट का जो सोर्स है, दोनों की यहाँ से जो लाइट निकलती है वो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला बताओ, सबको पता है आई डैश रिजल्टेंट इंटेंसिटी था I+2 आई स्क्वायर 2i कॉस स्क्वायर, ठीक है, 5 कॉस 5, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिखते थे, इसी को हम लिख सकते थे 2i कॉमन ले लो, ठीक है, 1 प्लस कॉस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कॉस स्क्वायर 5। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i कॉस स्क्वायर 5। ये फॉर्मूले को ना एज इट इज याद ही कर जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि अधिकतर हमारे सवाल में जो इंटेंसिटी होती है ना वो दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है। जो बोर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें दोनों स्लिट की ओपनिंग ओपनिंग दोनों की सेम होगी। अगर दोनों की ओपनिंग सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल एनर्जी दोनों से पास करेगी, इंटेंसिटी भी सेम होगी ना। उसके बाद अब यहाँ पर देखना कि पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 3 से इंटेंसिटी क्या है। तो मैं सबसे पहले जब पाथ डिफरेंस लेमडा है, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस क्या होता है उस समय, एट लेमडा पाई क्या हो जाता है 2 पाई। सबको पता है पाथ डिफरेंस अगर कहीं पे है ऐसा तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई डैश, यहाँ पे आई डैश कितनी है, के है। तब जब पाथ डिफरेंस कितने का लेमडा का है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4i, आई क्या हो गया इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी यहाँ से निकलने वाली, 4i कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। पाई मतलब क्या हो गया, पाई मतलब यहाँ पे होगा 2 पाई बाय 2, 2 कट जाएगा, के कितना हो जाएगा 4i
कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई कितना होता है, 1 हो जाता है, -1, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आई क्या है, इस ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब ये के हो गया 4i। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3, तो बताओ इंटेंसिटी क्या होगा। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा, तो एक बात तो क्लियर है, उस समय फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। जब लैम्डा का है तो 2 पाई है, जब लैम्डा बाय 3 हो जाएगा तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। देख सकते हो यूनिटरी मेथड से, है ना। कैसे था, ये हो जाएगा एट लैम्डा 2 पाई, एट 1 लैम्डा बाय 2 पाई, एट लैम्डा बाय 3 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3 पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3, यूनिटरी मेथड से। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कॉस्ट हो जाएगा, ये 180 तो 120 डिग्री। तो उस समय इंटेंसिटी अब मेरी कितनी हो जाएगी, तो एक्स कितना हो जाएगा, एट पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला, आई डैश कितना हो गया एक्स, 4i, ओरिजिनल इंटेंसिटी तो सेम ही है, दोनों वेव तो सेम ही आ रही है। क्यों डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। 4i cos स्क्वायर पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब हो गया 120/2, दैट इज 60 डिग्री। एक्स कितना हो जाएगा, 4i cos स्क्वायर 60, cos 60 हमारा कितना हो जाता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे 1/8, हाँ 1/cos 60 का हो जाएगा 1/4, cos 60 हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो, ये हमारा कितना हो गया, कट गया, x कितना हो गया, i के इक्वल हो गया। अब हमें सवाल में इसकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया गया। कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी, k। हमें ये नहीं बोला कि हर एक वेव की इंटेंसिटी आई है, हमें ये बोला गया कि कौन सी इंटेंसिटी को हमने मेजर किया है, तो वो इंटेंसिटी को मेजर किया है जो पाथ डिफरेंस लैम्डा पे मिल रहा था और वहां पे मैक्सिमम मिल रहा था, तो हमने मैक्सिमम वाले को मेजर किया। तो हमें क्या पता, क्वेश्चन में हमें पता k है। अब यहाँ से हमको आई हमारे आंसर में आ रहा है, तो इस आई को हटाना पड़ेगा, तो आई कितना हो जाएगा, k/4, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, आई के इक्वल, आई मतलब k/4 होगी, ठीक है। तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ये सवाल आसान तब हो जाता अगर हमें बोल देता कि जो वेव निकल रही है स्लिट से उसकी इंटेंसिटी आई है, तो बताओ जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, तब तो पता है ये सवाल मेरा बड़ा आसान हो जाता है, भाई यहीं से मैं पुट कर देता i + i 2i cos फाई, लेकिन हमें बोला गया मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना। यही सवाल को और टॉपिक क्या रह सकता था, कैसे ये बोल देता कि अगर इंटेंसिटी लैम्डा बाय 4 पे, ठीक है, अगर है के, तो बताओ इंटेंसिटी लैम्डा बाय 3 पे कितनी होगी, और इंटेंसिटी लैम्डा बाय 4 पे क्या फर्क पड़ जाता, यहाँ पे लैम्डा बाय 4 पे फेज डिफरेंस कितना होता, 2 पाई बाय 4 हो जाता। तो मैं यहाँ पे के, यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ पे 4i लिखता, cos स्क्वायर पाई बाय 2 लिख, cos स्क्वायर पाई बाय 2 पुट कर देता, पाई बाय 2/2 तो 45 डिग्री हो जाता, यहाँ पे 2i हो जाता, ठीक है। अब फिर मैं उसी चीज को k/2 यूज करके यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया कि भाई हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, तो तुमको क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके दे दिया जाए, उसको उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते, ठीक है।
आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। तो उसके बाद देखो आगे हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। फिर बस सबको नोट कर दो अच्छे से। उसके बाद देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर आता है एग्जाम में, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तुमको देने से पहले एकदम सिंपल सा एक फॉर्मेट पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके आता है, उसका एकदम इजी वर्जन पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास स्लिट है ऐसे, ठीक है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ से ना दो वेव्स निकल के आती है। एक वेव की जो वेवलेंथ है ना, वो हमें दी गई है, लेट्स से एक वेव, दोनों दो मतलब कॉम्बिनेशन, यहाँ मिक्सचर ऑफ वेव्स, ठीक है। यहाँ पर कैसी वेव्स है, मिक्सचर ऑफ वेव्स, ठीक है। बोला गया कि इस सवाल में हमसे कि जो दो वेव्स आती है, ऑब्वियसली बात है, अगर दो अलग अलग वेव्स आ रही है, दो अलग अलग कलर की वेव्स आ रही है, दोनों की जो फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो अलग अलग होगी ना। बिल्कुल, फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। दोनों के लिए कैपिटल डी सेम है, स्मॉल डी सेम, ठीक है, और कैपिटल डी भी सेम। बट अगर फ्रिंज की विड्थ अगर अलग अलग है, लैम्डा अलग अलग है, तो फ्रिंज विड्थ अलग होगा, ऑब्वियसली बात है। अब हमें हमें क्या बोला गया कि इनका पहली बार, ठीक है, इनका जो दोनों का जो फर्स्ट ब्राइट होगा कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, तो आंसर ऑब्वियसली बात है, सेंटर पे कोइंसाइड करेगा। चाहे रेड लो चाहे ब्लू लो, दोनों का आकर के सेंटर पे आकर के दोनों का अपना मैक्सिमा बनाएगा, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमा आने के लिए, ठीक है, दोनों के लिए पाथ डिफरेंस कैसा है, 0 है, ठीक है। दोनों आके सेंटर पे मैक्सिमा बनाएगा। लेकिन अब अगर दूसरे मैक्सिमा की बात की जाए, तो चूंकि दोनों फ्रिंज की विड्थ अलग अलग होगी, तो जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर बनेगा, और जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसकी फ्रिंज भी छोटी होगी, उसका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर रेड है, तो रेड का वेवलेंथ तुमको पता है कुछ 800 नैनोमीटर के आसपास होता है। मान लो एक हमारे पास वायलेट है, 400 नैनोमीटर है, तो वायलेट का कहाँ बनेगा, ठीक है, वायलेट का यहाँ पर बनेगा, रेड का यहाँ पर बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग कलर की लाइट होती है, तो सेंटर पे दोनों का जो होता है, दोनों का मैक्सिमा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब सवाल क्या आता है, देखो मेन इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, तुमको ये पूछा जाएगा कि व्हेन विल एट व्हाट हाइट विल द मैक्सिमा ऑफ द टू वेव्स ओवरलैप, at what height from the center will the maxima of the at what minimum height y, खाली y at what minimum height y will the maxima of the two waves again overlap। क्यों अगेन, बिकॉज सेंटर पे एक बार कर चुका होगा, दोनों अलग अलग वेव, कुछ भी भेज दो सेंटर पे, सबको आकर के ब्राइट देना ही देना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेटअप है, सबको ही देगा सेंटर पे आकर, ठीक है, इस सेटअप में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज आगे जाकर के मैं और भी सेटअप करवाऊंगा जहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमा नहीं भी मिल सकता, ठीक है। लेकिन इस सेटअप में ना बिल्कुल जो सिमेट्री है, ठीक है, देखो बराबर दोनों स्लिट की दूरी सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे है, ठीक है, तो हमको सेंटर पे ब्राइट मिलेगा। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमें करना क्या होगा, देखो उस तरह के कि कब हमको वापस से फिर से दोनों का मैक्सिमा मिलेगा। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो जरा सोचो एक बार, अ, ये ना मैं तुमको इसका आगे जो मेथड करेंगे ना, हम उसका मैं तुमको उसका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम जो मेथड है ना उसको दिमाग में बैठा लेना, हमेशा के लिए याद ही रख लेना उसको, ठीक है। अगर ऐसा तुमको बोला जाए कि एक फ्रिंज बिट एक बनाता है जिसकी फ्रिंज बिट है 1 mm, ठीक है, और दूसरा बनाता है, हालांकि बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूँ मैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूँ, एक बनाता है 1.2 mm। बताओ ये वाले जो दो वेव होंगी, इनका मैक्सिमा वापस से कब हमको मिलेगा। तो मैं देखूंगा अगर 1
1 बना, ठीक है, फिर ब्राइट बना ऐसे, ठीक है, 1 1 1 1 ऐसे चल रहा है, ठीक है, ब्राइट बन रहा है, ठीक है। दूसरे का बना 1.2, ठीक है, 1 पे, फिर उसका बनेगा 2.4, फिर से ब्राइट बनाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा ब्राइट 3.6 पे बनाएगा, ठीक है, फिर वो चौथा ब्राइट 4.8 पे बनाएगा, फिर वो पांचवा ब्राइट 6 पे बनाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका छठा ब्राइट और इसका पांचवा ब्राइट मिलेंगे। आई बात समझ में? कैसे जा रहे हैं देख लो, है ना, 1 1 1 1 6 इसका छठा ब्राइट और इसका पांचवा ब्राइट। अगर ऐसा बोल दे कि एक का फ्रिज बिट 1 mm है, एक का है 1.4 mm, दो वेवलेंथ की लाइट गिरती है, एक के लिए फ्रिज बिट 1 है, एक के लिए फ्रिज बिट 1.4 है। तो हमने क्या किया, 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 एक फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, ठीक है, 1 mm वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, और ये सातवीं। अब 1.4 की अगर मैं बात करूं ना, तो 1.4, ठीक है, 1.4 की अगर मैं बात करूं तो 1.4 इंटू अगर मैं 5 कर दूं इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1.4 है ना, ठीक है, दोनों का सेंटर कौन साइड किया, ठीक है, 0। अब 1.4 यहाँ पे जाएगा, इसका ब्राइट 2.8 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, सेकेंड ब्राइट 1.4 mm वाला, तीसरा जाएगा इसका 4.2 पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा इसका 4.2, उसके बाद जाएगा 5.6 पे जाएगा, उसके बाद जाएगा इसका 7 पे, तो फिर से आगे कोइंसाइड कर गया। मतलब इसका जो फिफ्थ होगा वो कोइंसाइड करेगा इसके 1 वाले के 7 के साथ, 1 वाले के 7 के साथ 1 mm के 7 वाले के साथ 1.4 का कोइंसाइड करेगा 1.4 का फिफ्थ, ठीक है। तो देखो इसको तुमको मैं ये तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन मैं तुमको इसको कैसे कैलकुलेट करना है कभी भी पूछ लेना भाई, कौन सा किसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो मान लो जैसे कि 1 mm है और 1.4 है, तो m ऑफ 1 इक्वल्स टू n ऑफ 1.4। ये तरीका कैसे कैलकुलेट करने, m बाय n, m ऑफ 1, ठीक है, इक्वल्स टू nth वाला 1.4, m बाय n इक्वल्स टू हो जाएगा 1.4 बाय 1। इसको क्या करो, एकदम सिंपल डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाओ, ठीक है, तो ये हटा दो इसको, यहाँ पे 10 बचेगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7/5। तो हमने ऐसा बोला कि 7, m क्या है 7 और n क्या है 5, मतलब 7th वाला 1 mm का 5th वाले 1.4 के साथ कोइंसाइड करे। अगर ऐसा बोल दे कि 1.2 है एक फ्रिंज का विड्थ और 1 mm है दूसरे फ्रिंज का विड्थ, बताओ कौन से इसका 1 mm का कोइंसाइड करेगा कौन से 1.2 के साथ। तो m इंटू 1 इक्वल्स टू n इंटू 1.2, m बाय n को निकालो 1.2 बाय 1, दैट इज हो जाएगा 12/10, दैट इज 6/5। मतलब 6 वाला m का करेगा 5 वाले n के साथ। जो मैंने पीछे दिखाया ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन उसको निकालने का तुमको अब समझ में आ गया होगा तरीका आसानी से, ठीक है। बोल देगा कि 1.5 और 1 का सीधे से निकाल लो, m इंटू 1.5 इक्वल्स टू n इंटू 1, ठीक है। तो m बाय n क्या हो जाएगा 1/1.5, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, सिंपल करने के 2/3, तो 2 ऑफ m और 3 ऑफ m, ठीक है। ये हमेशा ये तुमको तरीका याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो,
बोला गया है कि क्वेश्चन देखना आप क्या है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ लैम्डा 1 650 नैनोमीटर एंड अदर वेव ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर। ठीक है, तो बोला गया है कि एक स्क्रीन है जिसकी दूरी 1 मीटर है, तो डी 1 मीटर है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो सिंपल सी बात है डी 1 mm है। तो बोला गया है कि बताओ इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट आसान है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। दूसरा पार्ट ये बोला गया ना कि बताओ सेंटर से कितनी दूरी पे, ठीक है, दोनों की ब्राइट जो है कोइंसाइड करें। सेंटर से कितनी दूरी पे दोनों के ब्राइट कोइंसाइड करें। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं, मान लो एम ऑफ फर्स्ट इंटू विड्थ, विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल्स टू nth वाला करता है सेकंड का n इंटू 520 इंटू 1/1 mm, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया बिकॉज दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा मीटर मीटर सब। तो m/n क्या हो जाएगा 520/6, 0 0 कट जाएगा, 13 4 52, 13 5 जा 65। मतलब इसका फोर्थ, इसका कौन सा करेगा फोर्थ, किसके साथ कौन साइड करेगा, इसके फिफ्थ के साथ। ठीक है, इसका फोर्थ इसका फिफ्थ कौन साइड करेगा। इसका फोर्थ निकाल सकते हो तुम, इसका फोर्थ कैसे निकलेगा, m हमारा हो जाएगा फोर्थ निकालने बोला जाएगा इसका अगर, तो 4 इंटू 650 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। 1 मीटर ये जगह 10⁻1 मीटर है ये। या अगर मैं तो बेटर होकर अगर मैं इस आंसर को एक्सप्रेस कर दूं मिलीमीटर में, 4 इंटू 650 नैनोमीटर हमारा हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इंटू मीटर को चेंज करना अपने को अगर मिलीमीटर में, तो चेंज कर देंगे हम लोग उसको कैसे मल्टीप्लाई करके 10⁻³ मिलीमीटर इंटू 1 मीटर बाय, ये किसमें, ये तो मिलीमीटर में ऑलरेडी है। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा 10⁻⁶, 650 इंटू 4 कर दो। ठीक है, तो सब कुछ सही करो। ठीक है, तो उसको देखिए ना, ये 650 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर मतलब होगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इंटू 10⁻³ कर दिया तो ये हो गया मिलीमीटर में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर सबको चेंज करें मिलीमीटर में, ये तो मिलीमीटर में पहले से ही था, यहाँ मीटर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 10⁻6, यहाँ पे 10⁻⁻³ हो जाएगा। देखो जब भी तुमको वेवलेंथ निकालने बोला जाए ना, तो प्रेफर करो नैनोमीटर, और जब तुमको बोला जाए ना निकालने के लिए पोजीशन ऑफ द फ्रिंज या स्मॉल डी, तो प्रेफर करो मिलीमीटर, और जब तुमको बोला जाए कैपिटल डी निकालने के लिए, तो प्रेफर करो मीटर। ठीक है, यहाँ मुझे पोजीशन निकालने बोला गया तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ मिलीमीटर। 10⁻6 10⁻⁻³ हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा अगर 650 इंटू 4 26 ठीक है, और 260 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻³
2.6 मिलीमीटर, ठीक है। तो दिस इज, और ये हमने किससे निकाला है, ये हमने निकाला है जब हमने n को कितना लिया है 4, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर n के बदले पुट कर दिया होता 5 और ये वाली वैल्यू को यूज किया होता तो भी हमको आंसर सेम मिलता 2.6 mm पर, ठीक है। दोनों फ्रिंज जो होगा ना यहाँ पे आकर के कॉन्सेंट, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लो, ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। इतना लंबा तुमको जो मैंने बताया तुमको खाली समझने के लिए था। सिंपल सा लॉजिक है, m ऑफ विड्थ ऑफ वन इक्वल्स टू n ऑफ विड्थ ऑफ अदर। m बाय n को एकदम रेशियो को सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अगर वो m बाय n अगर आ रहा है मान लो 3 और 5 आ रहा है, थर्ड ऑफ फर्स्ट कोइंसाइड विद फिफ्थ ऑफ सेकंड। अगर वो m 7 और 11 आ रहा है तो सेवंथ ऑफ फर्स्ट एंड 11th ऑफ सेकंड, ठीक है। अब पोजीशन निकालनी है तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट की बिट के साथ या 11 को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड की बिट के साथ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तुमको जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजूंगा ना बोर्ड के, तुमको वहां पे ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल भी जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो। फिर क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना।